ज्ञान ही शक्ति है, ये कहा था फ्रांसिस बेकन ने। और आज हम इसी शक्ति को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे विषय पर गहराई से पड़ताल करेंगे जो भारत के भविष्य की, मतलब जो एम्बिशंस हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हम आज द प्रिंट में छपा एक लेख को देख रहे हैं। इसका शीर्षक है अर्जेंटीना से भारत के खनिज सबक। हम इसी का विश्लेषण करेंगे और ये बातचीत जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर काम की हो सकती है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नज़रिए से। और वैसे सामान्य जानकारी के लिए भी ये काफ़ी अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। अर्जेंटीना, जो मतलब लंबे समय तक हम सब जानते हैं फुटबॉल और थोड़ी डांवाडोल अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वो अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों और जो नए राष्ट्रपति आए हैं जेवियर मिलेई, उनकी नीतियों के कारण वैश्विक चर्चा में है। बिल्कुल। और देखिए, अर्जेंटीना उस लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है जिसमें बोलिविया और चिली भी आते हैं। साथ ही ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेल तेल बेसिन वाका मुएर्दा, वो भी यही है। और अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा हुई वहाँ। 57 सालों में पहली द्विपक्षीय यात्रा थी ये। तो ये दिखाता है कि अर्जेंटीना भारत के लिए कितना कितना अहम हो गया है। हाँ, ये तो है। और दुनिया भर में देखें तो खनिजों की मांग तो बढ़ ही रही है बहुत तेजी से, चाहे वो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए लिथियम हो या फिर अब जो एआई की बात हो रही है उसके लिए तांबा। ऐसे में अर्जेंटीना जैसे देश जिनके पास इतने संसाधन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत भी तो यही चाह रहा है, अपनी विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिए जो क्रिटिकल खनिज है उनकी सप्लाई सुरक्षित करना। खासकर अर्जेंटीना का लिथियम, सुना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है वहां। जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ये जो द प्रिंट का लेख है, ये कहता है कि अर्जेंटीना का ये जो पूरा मामला है, ये भारत के लिए दो बड़े नीतिगत सबक देता है। पहला तो ये कि हमें संसाधन निराशावाद को छोड़ना होगा। संसाधन निराशावाद, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब ये वो सोच है कि शायद भारत के पास उतने खनिज संसाधन हैं ही नहीं, या फिर हम उन्हें ठीक से निकाल नहीं सकते। जबकि असल में बात यह है कि भारत का जो भूविज्ञान है वो उतना ही समृद्ध हो सकता है जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन हमने अपनी धरती के नीचे पर्याप्त खोजबीन, मतलब एक्सप्लोरेशन, वो किया ही नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हमें एक्सप्लोरेशन को, मतलब खोजबीन को एक बड़ा पुश देने की जरूरत है, पर हमने ये पहले क्यों नहीं किया? कोई खास वजह? हाँ, एक बड़ी वजह हमारी नीति रही है, पॉलिसी। हमें जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है उसको नीलामी यानी ऑक्शन से अलग करना होगा। हाँ। अब आप ही सोचिए, किसी ऐसी चीज की नीलामी कैसे हो सकती है जिसके मूल्य का, जिसकी कीमत का आपको अंदाजा ही नहीं है। बात तो सही है। और दूसरी बात, सिर्फ सरकारी कंपनियों पर, अभी जैसे दो ही हैं मुख्य रूप से, उन पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। प्राइवेट सेक्टर को लाना होगा। लेकिन हाँ, उन्हें ये भरोसा जरूर चाहिए कि वो जो खोजेंगे उसका फायदा उन्हें मिलेगा, मतलब वो उसे फ्रीली मोनिटाइज कर सकेंगे, बेच सकेंगे। ओके, तो ये हुआ पहला सबक, एक्सप्लोरेशन पर फोकस और पॉलिसी में बदलाव। और दूसरा सबक क्या है इस लेख के हिसाब से? देखिए, दूसरा सबक है स्मेल्टिंग, यानी अयस्क को पिघलाकर धातु बनाने की जो प्रक्रिया है, खनिज प्रसंस्करण, उसकी क्षमता को पहचानना। होता क्या है, सिर्फ खान से खनिज निकाल लेना काफी नहीं है। वो तब तक एक तरह से बेकार है जब तक उसे गलाकर उपयोगी धातु ना बना लिया जाए। और इसमें काफी ऊर्जा भी लगती है। चीन ने क्या किया है, इस पूरी वैल्यू चेन के सबसे मुनाफे वाले हिस्से पर, मतलब प्रोसेसिंग पर, अपना दबदबा बना लिया है। हाँ, ये तो सुना है, चीन का दबदबा है इसमें। तो फिर भारत को क्या करना चाहिए? भारत को खुद एक प्रोसेसिंग हब बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। और इसके लिए सरकार को प्रोग्रेसिव नीतियां अपनानी होंगी, जैसे आसान भूमि अधिग्रहण हो, मंजूरी प्रक्रियाएं तेज हों और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, मतलब पीएलआई स्कीम्स जैसी चीजें हों। और ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये प्लांट कोई घरेलू निवेशक लगा रहा है या विदेशी। नीतियों की बात आई है तो अर्जेंटीना का वो जो वाका मुएर्टा शेल बेसिन है, उसका जो अभी का अनुभव है वो भी यहाँ शायद जरूरी है। उसने कैसे दिखाया है नीतिगत बदलावों का असर? हाँ, निश्चित रूप से। राष्ट्रपति मिलेई के आने के बाद वहां तेल और गैस उत्पादन में, मतलब आप समझिए, जबरदस्त उछाल आया है। इसका क्रेडिट काफी हद तक एक नई पॉलिसी व्यवस्था को जाता है। इसने क्या किया कि सरकारी नियंत्रण कम कर दिया, जैसे मूल्य सीमा लगाना या मुनाफे पर रोक लगाना, ये सब हटा दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात जो की गई, निवेशकों को 30 साल के लिए रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, मतलब
नियमों में स्थिरता और टैक्स छूट की गारंटी दी। देखिए, ऐसी लंबी अवधि की निश्चितता ही बड़े निवेश को खींच कर लाती है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? भारत के लिए इसका असली मतलब क्या है, अगर हम ये सबक सीखें तो? देखिए, भारत सरकार ने भी अपने तेल कानूनों को वैश्विक मानकों के हिसाब से बदला है और पहली बार रेवेन्यू की जगह प्रोडक्शन को प्राथमिकता दी है। ये एक अच्छा कदम है। अब अगर हम अर्जेंटीना की तरह जो मंजूरी में लगने वाला समय है उसे कम कर दें या शायद सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसा कुछ अपनाएं, तो भारत में भी तेल और गैस सेक्टर में एक बड़ा उछाल आ सकता है। और संसाधन क्षेत्र को खोलने का जो असली महत्व है वो जीडीपी, रोजगार और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी से है। असल में राष्ट्रपति मिलेई भी अर्जेंटीना का बजट संभालने के लिए और जो उनके कठिन सुधार हैं उनके असर को कम करने के लिए इसी संसाधन राजस्व पर काफी निर्भर कर रहे हैं। भारत जो हमेशा एक फिस्कल प्रेशर, एक राजकोष के दबाव महसूस करता है, अगर अपनी पूरी संसाधन क्षमता को अनलॉक कर पाए तो इससे क्या होगा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए या फिर अगले दौर के बाजार सुधारों के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा गुंजाइश बनेगी, वो भी बिना आम लोगों या कंपनियों पर टैक्स बढ़ाए। तो आज हमने द प्रिंट के लेख के जरिए ये समझा कि कैसे अर्जेंटीना का अनुभव, खासकर उनके खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में, भारत के लिए कितने अहम सबक रखता है, चाहे वो एक्सप्लोरेशन की नीतियों में बदलाव की बात हो या प्रोसेसिंग क्षमता बनाने पर ध्यान देना हो या फिर निवेश के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद माहौल बनाने की जरूरत हो। बिल्कुल, ये भारत के लिए अपनी जो छिपी हुई संसाधन क्षमता है उसको उजागर करने और आर्थिक विकास को एक नई रफ्तार देने का एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा और खासकर जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उन्हें उपयोगी लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई प्रश्न हैं या कोई विचार है तो नीचे टिप्पणी में ज़रूर लिखें। और हाँ, जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत अपनी इस विशाल संसाधन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के जो लक्ष्य हैं उनके बीच संतुलन कैसे बना सकता है?